हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इस सीरीज में ये तीसरा लेक्चर है हमारा। और इससे पहले हमने बायोडायवर्सिटी के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, इन ब्रीफ आप देख सकते हैं पुराने लेक्चर जो है सीजी एग्जाम पॉइंट के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जिसमें हम लोग बायोडायवर्सिटी के बारे में हमने देखा, टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में हमने देखा। ठीक है, जिसमें जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, स्पीसीज बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी, और इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी में अल्फा बायोडायवर्सिटी, बीटा बायोडायवर्सिटी, गामा बायोडायवर्सिटी, उसके प्रिंस उसके परिभाषा या डेफिनेशन को हमने देखा। ठीक है, उसके साथ हमने जो है इन ब्रीफ जो है सबको समझने का प्रयास किया। जैव विविधता का मापन जो है कैसे किया जा सकता है, और जैव विविधता के तत्व उसको भी हमने यहाँ पर चर्चा किया। तो चलिए हम लोग जो है एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स को भी हम लोग ध्यान देते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आईएमपी है। ये टॉपिक वेरी वेरी आईएमपी टॉपिक है, स्टैटिक पोर्शन में जो है इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज है कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, इसको प्रपोज्ड किसने किया था? नॉर्गन मेयर जो है, नॉर्गन मेयर नाम के एक वैज्ञानिक ने इसको प्रपोज्ड किया था, प्रतिपादन किया था। ठीक है, प्रतिपादन किया था। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम ये दोनों के लिए जो है, इसलिए हम लोग बाइलिंगुअल जो है कर दिए हैं इस चीज़ों को। ठीक है, हिंदी भी यहाँ पर जो हमने लिखा है और इंग्लिश में भी हम लोग जो है यहाँ पर चीज़ों को बताया है। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ों को समझिए। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट प्रपोज्ड बाय नॉर्गन मेयर। कौन प्रपोज्ड किया भाई? नॉर्गन मेयर ने जो है इसको प्रपोज्ड किया। ठीक है, चलिए, और उसके बाद एक मिनट, उसके बाद जो है एक्चुअल में हम लोग जो है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में संवहनीय पादप के बारे में हम लोग देखेंगे कि वहां पर संवहनीय पादप जो है कितने मौजूद है। संवहनीय पादप का पहले पहले हम लोग ये चीज समझते हैं, संवहनीय पादप या वैस्कुलर प्लांट जो है होता क्या है। ठीक है, संवहनीय पादप या फिर वैस्कुलर प्लांट होता क्या है पहले हम लोग समझेंगे, जिसमें जाइलम और फ्लोएम जो है एक एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम जो है पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संवहनीय पादप बोलते हैं। ठीक है, इस बात को समझिए। हम लोग तो प्लांट एनाटॉमी में हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग नीट को पढ़ाते हैं तब वहां पर हम लोग एक चीज देखते हैं कि प्लांट एनाटॉमी में जो टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं। सिंपल टिश्यू होता है, ठीक है, और आपके परमानेंट टिश्यूज होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो वहाँ पर दिया गया है, कैटेगराइज किया गया है कि आपका जैसे सिंपल टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या क्या है, कॉलेन काइमा, पेरेन काइमा, स्क्लेरेन काइमा, ये सारे चीजें होते हैं। और वैसे ही सिंपल सिंपल परमानेंट के अलावा जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, उसमें हम लोग जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं। तो जिस पादप में जाइलम और फ्लोएम नाम के तत्व पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैस्कुलर प्लांट या फिर संवहनीय पादप के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो फ्लोएम जो है हमारे ये पादप में क्या काम करता है? फ्लोएम, फ्लोएम पादप में कैसा काम करता है? तो फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है? खनिज तत्व एवं पोषण तत्व, पोषक तत्व का जो है प्रवाह करता है। क्या करता है? खनिज तत्व और पोषक तत्व का, खनिज तत्व और पोषक तत्व का प्रवाह करता है। खनिज तत्व और पोषक तत्व का प्रवाह करता है। जाइलम जो है यहाँ पर क्या करता है? वाटर का जो है प्रवाह करता है। क्या करता है? वाटर का फ्लो करता है, प्रवाह करता है। चलो आगे इस स्लाइड को हम लोग देखते हैं। अब देखिए समझते हैं, हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि अगर जो है पूरे विश्व की बात करें तो 13 लाख जो होता है ये जीव जंतु विविधता होती है, मतलब एनिमल डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, पूरे विश्व की बात करें तो 13 लाख जो है एनिमल डाइवर्सिटी होती है, और 3 लाख जो होती है आप उसका प्लांट डाइवर्सिटी होती है। कितनी होती है? प्लांट डाइवर्सिटी होती है। अब देखो हम इस चीजों को समझते हैं कि इंडिया की बात करूं, भारत की बात करूं, तो भारत में जो है आपका 8% जो है एनिमल डाइवर्सिटी अपने को दिखाई देगी। ठीक है, 8% मतलब 13 लाख का
8% भारत देश में, हमारे भारत देश में आपका एनिमल डाइवर्सिटी या जीव जंतु विविधता हमको दिखाई देगी। अगर अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग देखें तो लगभग जो है जंतु, है ना, जंतु विविधता या एनिमल स्पीसीज डाइवर्सिटी अगर देखें तो लगभग जो है 97,000 के आसपास जो है मान सकते हैं हम लोग। 97,000 जो है आपके एनिमल स्पीसीज हमारे इंडिया में जो है पाए जाते हैं, पहली बात। ठीक है, देखो और दूसरा चीज है कि 3 लाख जो है पादप विविधता या फिर प्लांट डाइवर्सिटी की बात करूं तो प्लांट डाइवर्सिटी में अगर बात करूं तो 15% जो है हमारे देश में, हमारे भारत देश में 15% जो है प्लांट डाइवर्सिटी हमको दिखाई देगी, अथवा 47 अप्रॉक्स लगभग लगभग अप्रॉक्स 47,000 स्पीसीज हमको प्लांट स्पीसीज की डाइवर्सिटी हमको इंडिया में दिखाई देगी। और ये अगर इसमें देखें ये 47,000 प्लांट स्पीसीज अप्रॉक्स है, इसका 50% जो है अपने को प्लांट स्पीसीज कहाँ, प्लांट स्पीसीज डाइवर्सिटी हमको कहाँ पे दिखाई देगी? पूर्वोत्तर राज्यों में। कहाँ पर? पूर्वोत्तर राज्यों में। ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे मैप के माध्यम से कि पूर्वोत्तर राज्य जो है क्या है, इस चीज़ों को कौन कौन से इसमें जो है राज्य यहाँ पर मौजूद होंगे, वो चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? इतनी बात समझ में आई कि इंडिया में जो है कितना कितना है, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और जो है आपके ठीक ठाक सोर्स में भी ये सब जो मौजूद है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखिए भारत देश हमारा, अगर हम लोग पूरी विश्व की बात करें तो अगर विश्व की बात करें 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है, मतलब जो है वृहद, ठीक है, विशाल जो है, मेगा जो विविधता वाली जो है देश जो है पूरे पूरे वर्ल्ड में 12 जो है सबसे ज्यादा विविधता वाले देश हैं। उसमें से हमारा इंडिया भी जो है उनमें से एक है, हमारा भारत में भी उनमें से एक है। अगर मैं बात करूं इंडिया में, वर्ल्ड में जो है कितने जो है 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री हैं। कितने? 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। तो उसमें से इंडिया जो होता है, उसमें से 12 में से इंडिया का भी नाम है ना, मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी होने के लिए सिर्फ 2 शर्त यहाँ पर है, 2 चीजें होनी चाहिए। पहला चीज ये है कि 0.5 या 1500 संवहनीय पादप समूह और देशज प्रजाति यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। मतलब एक ऐसा विशिष्ट क्षेत्र जहां पर 0.5% या 1500 की संख्या में वेस्कुलर प्लांट और इंडिजियस प्लांट, मतलब देशज प्रजाति जो है यहाँ पर होनी चाहिए, स्पीसीज होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा शर्त क्या है? कम से कम यहाँ पर 70% आवासों का हासिल होना चाहिए, मतलब वहां पर आवास ही नहीं होना चाहिए। अगर आवास होंगे, मानव वहां पर बसेंगे तो क्या होगा? वो चीजों का उपभोग होगा, है ना, वो चीजें जो है क्या होगी? उसका हासिल होगा। ठीक है, संवहनीय पादपों को नुकसान होगा। ठीक है, तो क्या उस कंजर्व हो पाएगा? क्या उस जगह पर नहीं हो पाएगा। तो क्या चीज हमको, 2 चीजें जो है हमको माइंड में एकदम रखनी जरूरी है। पहला तो 1500 स्पीसी 1500 संवहनीय पादप समूह तथा देशज प्रजाति वहां पर उपलब्ध होने चाहिए किसी विशिष्ट क्षेत्र में, तथा कम से कम 70% आवासों का हासिल होना चाहिए। तब उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम से जानेंगे। समझ में? यहां तक समझ में आई 2 चीजें? ठीक है, चलो हम इसके परिभाषा समझने का प्रयास करते हैं कि परिभाषा यहाँ पर क्या चीज है। परिभाषा समझते हैं कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में जहां पादप समूह एवं जीव जंतु समूह, किसी विशिष्ट क्षेत्र में जहां पादप समूह तथा जीव जंतु समूह की बहुलता हो। ठीक है, कैसे? एक विशिष्ट क्षेत्र में जहां पादप समूह और जीव जंतु समूह की बहुलता हो, उस क्षेत्र में निम्नलिखित 2 कारणों से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की संख्या दी जा सकती है। ठीक है, इस बात को समझिए। क्या बोलता है? किसी विशिष्ट क्षेत्र में पादप समूह एवं जंतु समूह की बहुलता हो तथा उस क्षेत्र को निम्नलिखित 2 कारणों से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की संख्या दी जा सकती है। ये चीज हमको समझना चाहिए। तो 2 चीज क्या है? अभी अभी हम लोग देखें 1500 या 0.5% पादप संवहनीय पादप समूह तथा देशज समूह जो है यहाँ पर मौजूद होने चाहिए। मतलब उस क्षेत्र में
1500 संवहनीय पादप प्रजातियां समूह तथा देशज जो है प्रजातियां होनी चाहिए। बीटा डाइवर्सिटी जो है, हम लोग बीटा डाइवर्सिटी के बारे में पढ़े थे ना, मतलब कि एक ऐसा विशिष्ट क्षेत्र जहां पर विशिष्ट जाति समूह जो है वहां पर मौजूद होगी, समझ गए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा डाइवर्सिटी के नाम से जानेंगे। पुराने लेक्चर को देखना पड़ेगा दोस्तों, सेकंड नंबर के लेक्चर में मैंने इस बात का जिक्र किया है, ठीक है, सेकंड नंबर के लेक्चर में मैंने इस बात का जिक्र किया है, ठीक है ना। तो यहां तक आपने देखा। दूसरी बात यह है कि उस क्षेत्र में कम से कम 70% आवास का हासिल हो, वही दो चीजें हैं। तो दो चीजें होनी चाहिए, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, है ना, आंख बंद करके क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है करके, समझ में आया। चलिए सेकंड, ये चीजें समझ में आई। अब देखो ये जो है हमारे भारत में 4 जगह है, ठीक है, ऐसे 4 जगह है जहां पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो उच्च लेवल पे है, ठीक है। सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो जैसे कि पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है, इंडो म्यांमार, इंडो बर्मा म्यांमार वाला रीजन, ठीक है, अंडमान निकोबार सुमात्रा, ठीक है, ये रीजन, ये 4 जो है क्षेत्र है जहां पर बायोडाइवर्सिटी उच्च लेवल पे है, ठीक है। चलिए तो इस बात को हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात कि पूर्वी हिमालय वाला रीजन, पूर्वोत्तर राज्य करके हमने देखा था ना, पूर्वोत्तर राज्य, तो पूर्वी हिमालय जिसमें उत्तराखंड, सिक्किम, है ना, अरुणाचल प्रदेश, चीन का पठार, नेपाल एवं भूटान, ये किसके अंदर आएंगे, पूर्वी हिमालय के अंदर आएंगे। चलो अभी हम लोग देखते हैं। दूसरा चीज है यहाँ पर देशज प्रजाति या फिर संवहनीय पादप प्रजाति का कितना % होता है ना, तो यहाँ पर 32% अपने को मिलेगा। देशज प्रजाति, एंडोजीनस प्रजाति जो है, एंडोजीनस स्पीसीज यहाँ पर कितनी है, 32% है। इस बात को समझेंगे। देखो अब देखो इस बात को, एक और चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपका उत्तराखंड, तो देखो ये अपना पूर्वी हिमालय वाला रीजन है, ये पूरा पूर्वी हिमालय वाला रीजन है, इतना पूर्वी हिमालय वाला रीजन है। देखो उत्तराखंड, ठीक है, नेपाल, ठीक है, फिर उसके बाद ये है सिक्किम, भूटान, ठीक है, आपका जो है और चीन का पठार, ठीक है, और देखो ये अरुणाचल प्रदेश। ये देखो ये लाइन से जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये आपका पूर्वी हिमालय वाला या पूर्वोत्तर राज्य अपने को दिखाई दे रहा है। क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको, नहीं। उसके बाद देखो पश्चिमी घाट में 50% जो है देशज प्रजातियां यहाँ पर मौजूद होती है, जैसे इसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक केरल, सॉरी, तमिलनाडु, गुजरात, ये एरिया जो है पूरे पश्चिमी घाट के अंदर आएंगे। तो देखो आपका जो है ये गुजरात वाला रीजन, देखो इस रीजन को आप देखो ना, पूरा ये वाला पूरा रीजन जो है क्या कहलाएगा, पश्चिमी घाट कहलाता है। कौन सा वाला रीजन, देखो इसमें आपका गुजरात भी है, ठीक है, महाराष्ट्र भी है, कर्नाटका भी है ना, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटका है, आपका केरल है, तमिलनाडु है, ये सारे रीजन जो है किसके अंतर्गत आते हैं, पश्चिमी घाट के अंदर आते हैं। यहाँ पर इस रीजन में 50% जो है क्या आपका देशज प्रजातियां या एंडोजीनस प्रजातियां या फिर वेस्कुलर प्लांट जो ग्रुप जो है यहाँ पर मौजूद होंगे, पादप समूह जो है मौजूद होंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखो एंडो बर्मा, यहाँ पर देशज प्रजातियों का कितना समूह होगा, 32% यहाँ पर देशज प्रजातियां मौजूद होंगी। यहाँ पर नागालैंड, ठीक है, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, है ना, मेघालय, असम और म्यांमार होंगे। कौन सा वाला रीजन, मतलब ये वाला रीजन, ठीक है, मतलब इस वाले रीजन में हम लोग देखेंगे, जैसे ये असम वाला रीजन है, ठीक है ना, नागालैंड वाला रीजन है, ठीक है, मणिपुर वाला रीजन है, ठीक है, मिजोरम वाला रीजन है, ठीक है, त्रिपुरा जो है ये इस रीजन में आ गया, ठीक है, और लास्ट में क्या है, एक मेघालय भी इसमें आ गया, है ना, और असम कहाँ है, असम भी हमने देख लिया, और कौन सा है, म्यांमार बर्मा। ये रीजन जो है पूरे एंडो बर्मा या म्यांमार वाला रीजन है, जो भारत में हम लोग देखेंगे कौन सा,
जिसमें जैव विविधता हॉट स्पॉट यहाँ मौजूद रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 32% देशज प्रजाति यहाँ पर मौजूद रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है सुंडालैंड अंडमान निकोबार की बात करता हूं। नेक्स्ट चौथा जो है आप इसमें लिख लेंगे सुंडालैंड अंडमान निकोबार। ठीक है, ये भी जो है हमारे यहाँ बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट्स है। ठीक है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार आप लोग को तो पता है, ये अंडमान निकोबार की बात कर रहा हूं, अंडमान निकोबार सुंडालैंड। ठीक है, सुमात्रा इंडोनेशिया। ठीक है, एक सुमात्रा इंडोनेशिया। ठीक है, तो यहाँ पर इतने सारी चीजें हमने देख लिया। पहला पूर्वी हिमालय वाला, पश्चिमी घाट, तीसरा इंडो बर्मा म्यांमार, और चौथा जो है यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार है ना, सुंडालैंड, सुमात्रा इंडोनेशिया। ये जो है यहाँ पर इतने सारे चीजें यहाँ पर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में नजर आएंगे। तो चलो इसको आज जाके आप जो है तत्काल क्वेश्चंस बना लेना। ठीक है, और इसमें आपको जो भी लगता है आप इसमें कुछ क्वारीज होगी तो आप जो है आप यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी जो है हम लोग पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी हम लोग लाएंगे। ठीक है, उसकी सीरीज हम लोग लाने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के साथ में। हम लोग जो है ये करते करते भूगोल भी पढ़ना शुरू कर देंगे, भूगोल एनसीईआरटी 11 और एनसीईआरटी 12। ठीक है, ये दो जो है पढ़ना जरूरी है, ये दो हम लोग पढ़ लेंगे। ये आपका जो है मेंस में भी काम आ जाएगा और आपका प्री में भी काम आ जाएगा। ठीक है, ये हॉट स्पॉट तो जो देखो क्या होता है कि अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी में स्टैटिक पोर्शंस बहुत कम आते हैं। स्टैटिक पोर्शन का जो है वहां पर रेशियो बहुत कम होता है। यहाँ पर जो है करंट अफेयर जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके यूपीएससी में। ठीक है, प्रीलिम्स की बात करूं, मेंस की बात करूं तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट में करंट अफेयर जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्टैटिक पोर्शन का भी है रोल, यहाँ पर 40% रोल है, 30% रोल है जहाँ तक की। ठीक है, 70% जो है पूरे आपके करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, और वहीं पर छत्तीसगढ़ पीसीएस की बात करो तो छत्तीसगढ़ पीसीएस में यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन जो है आप लेके चलेंगे तो आपको ये यहाँ से मेंस में भी काम आ जाएगा और आपको प्रीलिम्स में भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की सभा हम लोग समाप्त करते हैं, बाकी की कल क्लास में हम लोग देखेंगे।